ऑडियो 7। पुस्तक सेवा साधना और उसके सिद्धांत। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। कहने का अर्थ यह है कि लोक सेवी आवश्यकताओं के संबंध में साधनों पर निर्भर न रहें, वरन उपलब्ध साधनों से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लें। साधनाओं पर निर्भर रहा जाए और अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते रहा जाए तो सेवा साधना का प्रयोजन पूरा नहीं होगा। इसके विपरीत अनिवार्यता की दृष्टि से अपनी आवश्यकताओं पर विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि हम जिनके संबंध में सोचते थे कि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, अनिवार्यता की दृष्टि से वह एकदम व्यर्थ है। लोक सेवी सदा से अपनी आवश्यकताएं न्यूनतम रखते आए हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रम जंगल में होते थे। पत्तों और लकड़ी से बनी कुटियाओं में वे निवास करते थे। राजा महाराजा जो उनका सम्मान करते थे, उनके चरणों में बैठते थे। वे ऋषियों की इच्छाओं का आभास होते ही आश्रम को सुविधा संपन्न बना सकते थे। लेकिन ऋषियों ने सुविधाओं की हमेशा उपेक्षा की और कष्ट साध्य जीवन ही अपनाया। आवश्यकता हुई भी तो कुछ तो उसे अपने परिश्रम से ही पूरा किया और उसका स्तर भी तपस्वियों जैसा ही रखा। जैसे कणाद ऋषि खेतों में फसल कट जाने के बाद बिखरा हुआ अनाज इकट्ठा कर ही अपना गुजारा करते थे। पिपलाद ऋषि पीपल के फलों से ही अपना निर्वाह चलाते थे। प्राचीन काल में जितने भी ऋषि मुनि और साधु ब्राह्मण थे, वे सब कम से कम साधनों में अपना गुजारा चलाते थे। साधु ब्राह्मण के लिए तो यह मर्यादा थी कि उसे 3 दिन से अधिक का धान्य भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। उसे अपरिग्रही रहना चाहिए। अपरिग्रही अर्थात कम से कम साधनों से अपना गुजारा चलाना और पास में यदि कुछ हो तो उसे भी लोक मंगल के लिए अर्पित कर देना। लोक सेवी यदि अपरिग्रह का सिद्धांत अपनाकर चलें तो उनकी वह शक्ति जो उपार्जन और धन संचय तथा संपत्ति की सुरक्षा में खर्च होती थी, वह तो बचेगी ही। जन साधारण को भी उससे प्रेरणा मिलेगी, उसके प्रति अपनत्व का भाव उत्पन्न होगा। प्रायः समान स्थिति के लोगों में ही परस्पर संपर्क और अपनत्व के संबंध स्थापित हो पाते हैं। यदि अपने जीवन स्तर को ऊंचा रखा जाए, सुविधाओं से संपन्न और सजधज का जीवन व्यतीत किया जाए और जन सामान्य के बीच जाया जाए तो उनमें संपर्क स्थापित नहीं हो सकते, क्योंकि ठाट बाट से सजाए हुए व्यक्तित्व को देखकर जन साधारण उसके और अपने बीच अमीरी की एक दीवार देखता है। यह सोचकर वह लोकसेवी की प्रेरणाओं को अव्यवहारिक भी समझने लगते हैं कि आप तो बड़े आदमी हैं, आपको क्या मालूम कि हमारी कठिनाइयाँ क्या हैं और हम उनका समाधान किस प्रकार करें। इसके विपरीत यदि लोकसेवी सादगी से रहें तो जन सामान्य में न केवल उसके प्रति अपनत्व की भावना जगती है, वरन वह यह भी अनुभव करता है कि सम्मुख उपस्थित कार्यकर्ता के माध्यम से हमारी अपनी ही अंतरात्मा बोलती है। सादगी से रहने, अपनी आवश्यकताएं घटाने पर लोक सेवियों को यह भय होने लगता है कि कहीं लोग उन्हें गरीब और कंगाल न समझ लें। यह न सोच लें कि इस व्यक्ति के पास कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए यह लोक सेवा के बहाने कमाने धमाने निकल पड़ा है। ठाट बाट और टीम टाम से रहने पर तो यह आशंका और भी प्रबल हो जाती है। लोग सोचते हैं कि यह कार्यकर्ता दिन रात तो समाज सेवा में लगा रहता है, फिर इसके पास ठाट बाट से रहने लायक आर्थिक साधन कहाँ से आते हैं। अवश्य ही यह कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी करता है। और दूसरे कारणों से भी अपनी आवश्यकताओं को कम करने से संकोच हो सकता है। कम साधन और न्यूनतम सुविधाओं में रहने पर अपनी प्रतिष्ठा गिरती दिखाई दे सकती है, लेकिन यह हमारी भ्रांति ही है। वस्तुतः हमने बड़प्पन की कुछ ऐसी परिभाषाएं बना ली हैं और उस संबंध में ऐसी मान्यताएं गढ़ ली हैं कि हमें ठाट बाट से रहने पर ही अपनी प्रतिष्ठा बनती दिखाई देती है। लेकिन सादगी के कारण प्रतिष्ठा कम नहीं होती, उससे तो और भी बड़प्पन मिलता है। महात्मा गांधी का उदाहरण अभी नया ही है। एक साधारण सी धोती को अर्ध शरीर पर लपेटकर कुटिया में रहने और तीसरी श्रेणी में सफ़र करने तक उनके जीवन का हर क्रियाकलाप सादगी से भरा हुआ था। जन साधारण ने भी उन्हें अपना हृदय साम्राज्य सौंप दिया, इसलिए कि उनकी वेशभूषा और रहन सहन को देखकर हर व्यक्ति यह अनुभव करता था कि गांधी जी
हमारे बीच के हमारी समस्याओं को समझने और अनुभव करने वाले व्यक्ति हैं। उनकी महानता की छाप जनमानस पर इसलिए भी पड़ी कि वे सादगी से रहते थे। वेशभूषा के बाद मुख्य रूप से आती है लोक सेवी की आहार व्यवस्था। सेवा साधना में प्रवृत्त कार्यकर्ताओं को अपनी आहार व्यवस्था भी सादगीपूर्ण और औसत स्तर की ही रखनी चाहिए। इससे एक तो स्वास्थ्य की सुरक्षा हो जाती है, दूसरे लोगों पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। भोजन के संबंध में कुछ व्रत भी लिए जा सकते हैं। घर में रहते हुए तो सादा भोजन सभी करते हैं, पर लोग से भी बाहर जनसंपर्क या सेवा कार्यों के लिए निकलता है तो लोग सम्मान और श्रद्धा के वशीभूत होकर कई तरह की स्वादिष्ट वस्तुओं की व्यवस्था करते हैं। उनकी सद्भावना को उपेक्षित न करते हुए भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमारा चटोरापन न बढ़ जाए। इसके लिए लोगों को पहले से बता दिया जाए कि हम लोग सादा भोजन ही करेंगे। इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था न की जाए तो अच्छा रहता है। आतिथ्य करने वाला व्यक्ति तो अतिथि की व्यवस्था अतिथि की तरह करता है, इसलिए विशेष व्यवस्था भी की जाती है। लेकिन अतिथि स्वयं जब सामान्य व्यवस्था का आग्रह करता है तो उससे पूरे परिवार में अतिथि के प्रति आत्मीयता और पारिवारिकता की भावना उद्भूत हो जाती है। स्वाद लिप्सा से बचाव तो अपने आप में ही एक सद्गुण है, जिसकी गणना संयम साधना में होती है। इसके लिए एक नियम बनाकर चला जाए, जैसे रोटी के साथ एक लगावन साग ही खाएंगे या एक ही दाल खाएंगे। थाली में भोज्य पदार्थों की संख्या 2 या 3 से अधिक नहीं होने देंगे। बाहर क्षेत्रों में सेवा कार्य करने निकलने पर लोग श्रद्धा और स्नेह के वशीभूत होकर कुछ न कुछ चीज़ें बनाकर खिलाने के लिए आते हैं। यहाँ यह धर्म संकट भी उत्पन्न होता है कि यदि उन्हें लेने से एकदम इनकार कर दिया जाए तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है, और ले लिया जाए तो अपना व्रत टूटता है, मर्यादा भंग होती है। ऐसी स्थिति में लाई गई वस्तुओं का नाम मात्र अंश लिया जा सकता है। साथ ही यह व्यक्त भी हो कि कार्यकर्ता उन वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रखता है। अभिव्यक्ति आंतरिक होनी चाहिए। यदि प्रस्तुतकर्ता सारी ही ग्रहण करने का आग्रह करें तो उसे लेकर अपने आसपास बैठे व्यक्तियों को वितरित कर दें। स्वाभाविक है कि लाने वाला स्नेहपूर्वक लाया था, प्रतिदान स्वरूप उसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। पर लोग अक्सर उस वस्तु की प्रशंसा करने लगते हैं जिससे यह ध्वनि निकलती है कि उस वस्तु में उनकी रुचि है। वस्तु की प्रशंसा ना करते हुए लाने वाले के स्नेह भाव को सराहा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सराहा भी उसे ही जाना चाहिए, क्योंकि प्रस्तुतकर्ता स्नेहवशी तो अमुक वस्तु लाया है। बाहर संपर्क पर निकलते समय व्रतधारी लोग भी अपनी पसंद की या व्रत की वस्तुएं ही प्रस्तुत करने का आग्रह करते देखे जाते हैं। इससे लोक सेवी की अमुक रुचि का आभास होता है, जिसका प्रभाव अच्छा होता है। बिना नमक का भोजन करते हैं, ऐसा नियम ले रखा है तो ठीक है, पर इस तरह के भोजन के साथ दही, दूध या और कोई वस्तु ले रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने आतिथ्यकर्ता को वैसे ही फरमाइश करें। लोक सेवियों को जहाँ तक हो सके अपनी ओर से फरमाइश करने, इच्छा व्यक्त करने की आदत से बचना चाहिए। न केवल बचना चाहिए वरन कोई फरमाइश ही नहीं करनी चाहिए। खान पान की तरह ही लोक सेवी को और दूसरी बातों में भी इतना सतर्क रहना चाहिए कि उन्हें असुविधा हो रही है ऐसा किसी को आभास ही न हो। अपनी आदतों को इतना लचीला बना लिया जाए कि हर परिस्थिति में, हर स्थान पर किसी प्रकार की असुविधा ना लगे। जैसे बहुत से व्यक्तियों को रात में सोने से पूर्व या दिन में किसी खास समय पर दूध पीने की आदत है। इस अभ्यास विशेष को बाहर रहते हुए स्थगित कर दिया जाए, यही ठीक है। कई स्थानों पर ऐसी स्थिति रहती है कि उस समय दूध उपलब्ध ना होता हो तो लोगों को व्यर्थ ही परेशानी उठानी पड़ेगी और लोक सेवी के व्यक्तित्व का भी गलत प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार किसी को 10 बजे भोजन करने की आदत है, बाहर रहते हुए भोजन बनने में विलंब हो रहा हो तो अपने अभ्यास और नियम को इतना कठोर न बना लिया जाए कि इस समय भोजन मिलना ही चाहिए। स्वभाव में नियमितता और अनुशासन हो, यह बात तो ठीक है, लेकिन इनके लिए दूसरों को बाध्य किया जाए, इसे उचित नहीं कहा जा सकता।
दिनचर्या में स्वावलंबन, नियमितता और अनुशासन भी लोक सेवी की एक मर्यादा है। स्वावलंबन, नियमितता और अनुशासन मनुष्य के व्यक्तित्व को संवारता तथा उसे उज्जवल बनाता है। स्वावलंबन का अर्थ है अपने काम अपने हाथ से ही किए जाएं। घर में हो अथवा बाहर, इन गुणों को अपने स्वभाव में सम्मिलित करना कोई कठिन नहीं है। परिवार में रहते हुए भी जहाँ तक हो सके अपने काम अपने हाथ से किए जाने चाहिए। अपने हाथ से कपड़े धोने, स्वयं हजामत बनाने और दूसरे जरूरी काम भी स्वयं ही करने जैसे काम स्थूल दृष्टि से किसी के लिए भले ही महत्व न रखते हों, पर इनसे व्यक्तित्व में स्वावलंबन की जो सद्वृत्ति आती है वह व्यक्तित्व को प्रखर बनाती है। अपने आवश्यक कार्यों को स्वयं न करने वाला व्यक्ति एक दृष्टि से दूसरों पर निर्भर ही कहा जाएगा। कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जिनमें लगने वाला समय बचाया जा सकता है और उस समय को दूसरे महत्वपूर्ण कामों में लगाया जा सकता है, पर कई काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों से करवाया जाए तो और भी ज़्यादा समय लगता है। उदाहरण के लिए हजामत को ही लें। यदि अपने ही हाथों से शेव किया जाता है तो शेव में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, परंतु सैलून में जाकर हजामत बनवाने के लिए 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, समय नष्ट करना पड़ेगा और पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। सुविधा संपन्न और भौतिक जीवन को ही अपनाने वाले लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए दूसरों की सेवा ग्रहण करें, यह बात अलग है, परंतु लोक सेवी जिसने की सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य माना है और उसके लिए सादा सरल तथा औसत स्तर का जीवन व्यतीत करते हुए समाज के सम्मुख अपने माध्यम से आदर्श उपस्थित करने का रास्ता अपनाया है, उन्हें तो दिनचर्या के विषय में स्वावलंबी ही होना चाहिए। दिनचर्या में स्वावलंबन व्यक्ति को अपना जीवन नियमित बनाने में भी सहायक होता है। पर निर्भर व्यक्ति को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए प्रायः दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और उस कारण होने वाले विलंब से अपने नियत कार्यक्रम करने पड़ते हैं। उनमें फेरबदल करना पड़ता है। जैसे कहीं जाना है, स्टेशन पर गाड़ी पकड़नी है और कोई महत्वपूर्ण चीज़ तैयार न हो पाई या धोबी ने कपड़े धोकर नहीं दिए, ऐसे बहुत से प्रसंग होते हैं जिनमें स्वावलंबी न होने के कारण अव्यवस्था आ जाती है। अपने महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्यों की व्यवस्था स्वयं करने के साथ साथ लोक सेवी को नियमितता भी अपने जीवन का एक अंग बनाना चाहिए। नियमितता अर्थात प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित रूप से नियम पूर्वक करने की आदत। यदि व्यवस्था बुद्धि जागृत हो तो स्वल्प साधनों और साधारण वस्तुओं को भी इस ढंग से सजाया और संवारा जा सकता है कि उसकी गरिमा वैभव संपन्नता से लाख गुना बेहतर लगे। महंगी वस्तुएं भी फूड़ ढंग से रखी जाएं तो कबाड़ खाने सरीखी लगती हैं और थोड़े से उपकरणों को भी स्वच्छता से सुरुचि पूर्वक सजाया जाए तो देखने वाले का मन बरबस ही आकृष्ट कर लेती हैं। सुव्यवस्था और सुरुचि की वृत्ति सर्वसाधारण के लिए शिक्षण का भी माध्यम बनती हैं, जिसे देखकर लोग यह सीखते हैं कि कम साधनों और अभावों में भी किस प्रकार कलात्मक ढंग से रहा जा सकता है। समय की पाबंदी अनुशासन की नियमितता के अंतर्गत आ जाती है। लोक सेवी को समय के पालन और क्रमबद्ध दिनचर्या का बड़ी कड़ाई से ध्यान रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। हमारा ढेरों समय इसी कारण व्यर्थ चला जाता है कि हमारी दिनचर्या व्यवस्थित और क्रमबद्ध नहीं होती। घर में रहते हुए भी और सेवा कार्यों के लिए बाहर निकलते समय भी नियत समय पर नियत कार्य करने, समय की पाबंदी का ध्यान रखने की आदत प्रत्येक लोक सेवी को अपने स्वभाव में सम्मिलित करनी चाहिए। इसके लिए स्वयं सजग रहते हुए अपने साथियों और सहयोगियों को भी समय की पाबंदी का पालन करने के लिए प्रेरणा दी जाए।